नमस्कार। आज हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शिक्षा के उद्देश्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। दार्शनिक कारक पहला, दूसरा सांस्कृतिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक, चौथा आर्थिक कारक, पांचवा राजनीतिक कारक, छठा पर्यावरणीय कारक, सातवां नैतिक कारक, आठवां धार्मिक कारक, नौवां वैज्ञानिक तथा तकनीकी कारक और 10वां है भविष्य की मांग। पहला देखते हैं दार्शनिक कारक। विभिन्न काल में समाज के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य को विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत प्रभावित करते रहते हैं। जितने भी दार्शनिक सिद्धांत होते हैं वो शिक्षा के जो लक्ष्य है उसे प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण शिक्षा के उद्देश्य निरंतर बदलता रहता है और शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनमें चेंजेस किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, बौद्धिक काल में भगवान बुद्ध की दार्शनिक और धार्मिक शिक्षा फैली थी तथा बड़े बड़े शासक जैसे अशोक, कनिष्क भी उनसे प्रभावित हुए। अतः उस समय शिक्षा का जो उद्देश्य था बौद्ध दर्शन के विद्यार्थियों में, जो बौद्ध दर्शन था उसको विद्यार्थियों में प्रसारित करना तथा हिंदू धर्म में चली आ रही जितने भी अंधविश्वास था उसका विरोध करना था। बौद्ध काल के शिक्षा का उद्देश्य यही था, जो हिंदू धर्म में जितनी भी अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत है उसका विरोध करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम काल में देख लीजिए, इसमें था कि इस्लाम धर्म के जो भी शासक आए उनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को दार्शनिक कारक भी इसी तरह प्रभावित करते हैं। इसमें हम बौद्ध धर्म को देख लिए, मुस्लिम धर्म को देख लिए। इनका मुख्य उद्देश्य अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब दूसरा देखते हैं सांस्कृतिक कारक। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष संस्कृति होती है, उसके विशेष आदर्श, मूल्य, मान्यता और परंपरा होती है। और नई पीढ़ी, जितने भी नई पीढ़ी होती है उस संस्कृति में ढालना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः शिक्षा समाजीकरण का एक साधन होता है जिसके द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार गुरुकुल और आश्रम में गुरु अपने विद्यार्थी को पढ़ाते थे, और जबकि यहाँ पर ईसाई संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति में देख लीजिए कि ईसाई अपनी ईसाई शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित हुए। 20वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित संस्कृति का विकास हुआ और वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता की जीवन शैली में आस्था रखना और उसके अनुसार व्यवहार एवं कार्य करना आवश्यक बन गया। यानी कि वर्तमान में आपके सामने उदाहरण है, धर्मनिरपेक्षता का महत्व दिया जाता है। किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और सभी धर्म का सम्मान करना है, और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ये नहीं कि सांप्रदायिकता का फैलाव हो, बल्कि सभी धर्म का एक दूसरे संस्कृति के लोगों का पालन करना है। तीसरा सामाजिक कारक। किसी भी समाज की जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आर्य समाज में जाति व्यवस्था फैली थी जिसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता था, अतः उनकी जीवन शैली, आचरण आदर्श माने गए और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आदर्श बनाना था। उस समय दलित और जनजाति जितने भी लोग थे उनकी सामाजिक आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, अतः उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है।
आज के समाज में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना है, जिसमें सभी का विकास। पहले के लोग, प्राचीन काल में देखा जाता था कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त कर सकते, दलित को उनसे वंचित रखा जाता था, और बहुत सारी चीज़ों में छुआछूत की भावना भी बहुत सारी थी। और जबकि वर्तमान में देखा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सबका विकास। आर्थिक कारक, मानव जीवन में धन संपत्ति का बहुत अधिक महत्व है, अतः शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसाधारण में आर्थिक चिंता, असुरक्षा और बेरोजगारी बढ़ी है। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में देख लीजिए, आर्थिक चिंता के साथ साथ प्रतियोगिता की भावना भी बढ़ी है। इससे प्रभावित होकर अब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल नौकरी और व्यवसाय की शिक्षा देना बन गया है। अतः अधिकतर विद्यार्थी पारंपरिक विषय जैसे होते हैं धर्म, दर्शन, कला, जितने भी परंपरागत विषय हैं उसे पढ़ना नहीं पसंद करते, बल्कि व्यवसाय आधारित शिक्षा, जैसे उदाहरण देख लीजिए डॉक्टर, MBA, BCA, BA, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संपन्नता आ सके और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। यानी कि शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य जीविकापार्जन बन गया है। कोई भी व्यक्ति ने पुरानी शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहता, जितने भी धर्म से संबंधित है, केवल उनका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करना होता है और आत्मनिर्भर खुद को बनाना। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जिसका मुख्य विषय वर्तमान में व्यवसाय करना और धन कमाना है। राजनीतिक कारक, समाज के विकास में राजनीतिक दृष्टिकोण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी समाज में उस देश के शासन करने वाले लोगों की राजनीतिक विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यदि समाज के शासक तानाशाह होगा तो आवश्यक है कि वह शिक्षा के उद्देश्य को भी तानाशाही प्रवृत्ति का विकास करना रखेगा, अर्थात शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज के निर्माण करने का प्रयास करेगा जिसमें सिर्फ शक्तिशाली लोगों का अधिकार हो। यानी राजनीतिक कारक में देख लिए यहाँ पर कि अगर शासक तानाशाह है तो वहाँ का शिक्षा का उद्देश्य भी तानाशाह प्रवृत्ति का विकास करना होगा। यानी सब में यही भावना जागृत होगी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। जबकि यहाँ पर प्रजातांत्रिक समाज में देखते हैं कि राजनीतिक विचारधारा सबका समान विकास करना है, अतः ऐसे समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। यह तभी संभव है जब समाज के लोगों में राजनीतिक जागरूकता आएगी। तानाशाह और प्रजातांत्रिक शिक्षा में अंतर देख लिए। तानाशाह में हो गया शक्तिशाली बनाना और प्रजातांत्रिक में हो गया सबका विकास करना। अब देखेंगे पर्यावरणीय कारक। पिछले 100 वर्षों का अगर पर्यावरण का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इसमें कमी देखी गई। लोगों में विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी कि विलासिता आप समझते ही होंगे कि एक चीज़ की पूर्ति होती है तो दूसरी चाह उनमें हो जाती है कि वो चीज़ प्राप्त कर ले। जब वो प्राप्त हो जाता है तो उससे भी आगे की सोचने लगते हैं और उनका यह आवश्यकता कभी पूरा नहीं होता। यहाँ पर देख लेंगे जंगलों की तेजी से काटा जा रहा है, पशु पक्षियों को मारा जा रहा है, नदियों में कल कारखानों की गंदगी लगातार फेंकी जा रही है, जल और वायु भयंकर रूप से दूषित हो जा रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। अतः अब सभी देशों में यह गंभीर पूर्वक महसूस किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सजग बनाया जाए, उन्हें पर्यावरण में संतुलन रखना सिखाया जाए। इसलिए सभी देश का यही टारगेट है
किसी तरह भी पर्यावरण को बचाया जाए। अतः आज की शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे बालक जीवन के लिए पर्यावरण के महत्व को समझ सकें। यानी कि प्रत्येक सिलेबस में, हर एक कंट्री के सिलेबस में पर्यावरण संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और दूषित ना हो। पर्यावरण के संरक्षण का ज्ञान प्राप्त करके ही वे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बालक को ज्ञान होगा कि पर्यावरण के संरक्षण कैसे किया जाए और इससे क्या लाभ होगी, आगे आने वाले पीढ़ी को क्या लाभ इससे मिलेंगे, तभी वह इन कार्यों को कर सकता है। इसलिए प्रत्येक सिलेबस में एक लेसन पर्यावरण का एक पाठ जरूर रहता है। नैतिक कारक। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में नैतिक कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति तथा समाज दोनों का वास्तविक तथा स्थायी कल्याण उत्तम नैतिक चरित्र से ही संभव है। व्यक्ति का कल्याण नैतिक चरित्र के द्वारा ही संभव है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक के मन में अच्छाई के प्रति प्रेम और बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न किया जा सकता है तथा बालक के अंदर प्रेम, सहानुभूति, दया, सद्भावना तथा न्यायप्रियता आदि सामाजिक एवं नैतिक गुणों को विकसित करके बालक को चरित्रवान बनाया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक सिलेबस में एक मॉरल एजुकेशन होता है ताकि बालक में उनका चरित्र का विकास हो और एक अच्छे आदर्शवादी व्यक्ति बनकर समाज में आगे आए। मानव को विनाश से बचाने के लिए उनके नैतिक चरित्र का विकास करना आवश्यक है। जिस देश के नागरिक बड़ों का आदर नहीं करते, सत्य नहीं बोलते तथा जो न्याय को न्याय नहीं समझते, उस देश का पतन निश्चित होता है। यानी कि आदर्श के बिना उस देश का व्यवस्था शासन नहीं चल सकता, उसका अंत हो जाता है। देश को उन्नत बनाने के लिए नागरिकों को चरित्रवान बनाना आवश्यक है। धार्मिक कारक। मानव जीवन में धर्म का विशेष स्थान होता है। धर्म का मुख्य आधार विश्वास है जो मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यानी कि धर्म व्यक्ति को आदर्शों में निहित रखता है और उसे सही मार्गदर्शक देता है और उसे एक उत्तम नागरिक बनाता है। धर्म का निर्माण विभिन्न विश्वास और संस्कारों द्वारा होता है। धर्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक और धार्मिक मूल्यों की स्थापना करना है तथा व्यक्ति को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। अतः जिस समाज की धार्मिक विचारधारा जिस प्रकार से होगा, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होगी। कट्टर धार्मिक समाज अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, अपने धर्म का प्रचार तथा दूसरे धर्मों के प्रति रूखेपन की भावना रखते हैं। तो कट्टर समाजवाद के लोग ऐसे होते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और बाकी का धर्म खराब है। वे शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रसार करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा धार्मिकता से ओतप्रोत थी। धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। धर्मनिरपेक्ष समाज में सर्वधर्म की शिक्षा देना शिक्षा का उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्ष समाज में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी लोग आपस में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी कारक। 20वीं और 21वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी का चरम विकास हुआ है और निरंतर हो भी रहा है। जीवन में तर्क, ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी प्रगति का महत्व बढ़ा है। अतः आधुनिक शिक्षा इससे प्रभावित हो रहा है और शिक्षा का उद्देश्य इनसे निर्धारित होते हैं। समय के साथ साथ समाज तथा मनुष्य की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती है। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करना आवश्यक है। यानी कि जिस अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसके अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से पुराने धारणाओं में सुधार लाया जा रहा है एवं
सत्य तक पहुंचा जा रहा है। शिक्षा के द्वारा जो भी सही चीज़ है उसको आगे लाया जा रहा है और लोग उसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, और जितने भी कुप्रथाएं थी उसका अंत किया जा रहा है। तकनीकी के प्रयोग से जीवन को सरल तथा सहज बनाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, कम समय में अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। तकनीकी के माध्यम से हमारा कंट्री और पूरा विश्व डेवलप कर रहा है, और आज का युग वैश्वीकरण का युग बन चुका है। इसलिए आज में वर्तमान में तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है। शिक्षा का एक पार्ट तकनीकी शिक्षा भी है, जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। भविष्य की मांग, लास्ट पॉइंट है हमारा। कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्य की मांग, आवश्यकताओं और असीम संभावनाओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि भविष्य की शिक्षा को वर्तमान युग की पुरानी अनुपयोगी शिक्षा से बहुत भिन्न प्रकार का होना पड़ेगा। भविष्य में व्यक्तियों की जैसी परिस्थितियां सामने आए उसके अनुसार तुरंत और सही ढंग से समय को समायोजन करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। शिक्षा को इसके लिए तैयार करना होगा। यानी कि भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार मांगे भी अलग अलग होती है, और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उनमें समायोजन स्थापित करना है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।